थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इज डे 14 of our 21 day English fluency playlist और challenge। इस 21 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है। इसका पर्पस है टू हेल्प यू थिंक इन इंग्लिश। इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे, इस तरीके की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं रोजाना। यू विल स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है जहाँ पर हम हिंदी के वर्ड मीनिंग मिला मिला के ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिकली सोचना है, ट्रांसलेशन नहीं करनी होती है। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट कंट्रास्ट वर्ड्स। कंट्रास्ट पता है क्या होता है? No. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बावजूद उसके ऐसा था फिर भी, ये कंट्रास्ट के लिए होते हैं। कंट्रास्ट मतलब होता है कि दोनों सिमिलर होते हुए ऑपोजिट होना। अच्छा राइट। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, डिस्पाइट है, इवन दो है, स्टिल है, येट है। ये सारे वर्ड्स हम वर्ड मीनिंग समझ के अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस। इनका पर्पस समझेंगे, किस भावना के लिए कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे हम ये कहें कि तुम्हारा पेट भरा हुआ था फिर भी मोमोज खा गई। अब इसमें क्या है कि कुछ क्या है, एक जोर दिया जा रहा है कि ऐसी अवस्था थी बावजूद इसके, कुछ बावजूद टाइप है। तुम्हारा पेट भरा हुआ था फिर भी मोमोज खा गई, फुल प्लेट वो भी। ठीक है, ज्यादा हो रहा है। हाँ, अभी मुंह पे भी लगा है। चलो ठीक है। कहाँ? हाँ, तो इस बात को हमें कहना है इंग्लिश में। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? ठीक है, पेट भरा होने के बावजूद। हाँ, सोचा जा सकता। देखो, हम बावजूद फिर भी ऐसे मिलाएंगे तो बस लॉजिकली ये देखो, एक बात और कंट्रास्ट। मैं जोर दे रहा हूं कि ऐसा था फिर भी कुछ वैसा था। Even though you were full, हाँ, but you still was having momos. देखो अब हमने क्या करा, तुम्हारा पेट भरा हुआ था हाँ। फिर भी तुम मोमोज खा गई। हमने हिंदी में दोनों सेंटेंसेस में जोर दिया। हाँ। लेकिन इंग्लिश में हम एक ही वर्ड में बहुत ज्यादा जोर होता है, तो इसलिए दूसरे वाले में नहीं लगाते हैं। तो जैसे तुमने कहा इवन दो में इतनी सारी फीलिंग है इंग्लिश में कि बावजूद इसके, तो बावजूद इसके, इवन दो का मतलब है बावजूद इसके तुम्हारा पेट भरा हुआ था। इवन दो यू वर फुल, राइट, इवन दो यू वर फुल। फिर अगले वाले क्लॉज में हमें कंट्रास्ट या जोर देने की जरूरत ही नहीं रह गई। बावजूद इसके कि पेट भरा हुआ था तो मोमोज खा गई, ऐसे बोला जाएगा। सो इवन दो यू वर फुल, you ate full plate momos. You had full plate momos. Right? You had full plate momos. You ate full plate momos. तो ऐसे याद करा जा सकता है इस चीज को। जिस सेंटेंस में हम इवन दो कह दें, ऑल दो कह दें, तो हम उसमें फिर अगले वाले क्लॉज, अगले वाले सेंटेंस में जोर नहीं देते हैं। राइट, वरना रिडेंडेंट हो जाएगा कि पहले भी जोर दे दिया फिर दोबारा जोर दे रहे हैं। जैसे ये कह दूं कि भले ये लैपटॉप हल्का है लेकिन फास्ट चलता है। भले ही, अब इसमें भी जोर दे रहा हूं मैं। हाँ, भले ही ये लैपटॉप हल्का है लेकिन फास्ट चलता है। हाँ, हल्का, लाइट वेट। ठीक है, डिस्पाइट दिस लैपटॉप इज लाइट वेट, हाँ, इट वर्क रियली फास्ट। सही है। अब देखो फिर से वही हुआ। तुमने इवन दो से कहा जा सकता था। पहले इजी तरीके से कह के देखते हैं। देखो ये सारे वर्ड्स हैं ना, डिस्पाइट, इवन दो, ये सब इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। तो एक ही सेंटेंस में सब लगा देंगे अब। तो इवन दो दिस लैपटॉप इज लाइट, इवन दो दिस लैपटॉप इज लाइट। पुराने वाले से कंपेयर करें, इवन दो दिस लैपटॉप इज लाइटर देन द प्रीवियस वन। अब इवन दो पहले ही कह दिया है, हिंदी में कहते हैं फिर भी तेज चलता है, लेकिन अगले वाले में इवन दो लगा दिया था इसलिए फिर भी की जरूरत नहीं रह गई। इट वर्क्स फास्टर। तो लॉजिकली क्या याद रखना है, इवन दो कह दिया तो इवन दो दिस लैपटॉप इज लाइटर, इट वर्क्स फास्टर। दो तीन और सेंटेंसेस बोलेंगे, रट जाएगा कि इवन दो कह ही डाला है तो इट स्टिल वर्क्स फास्टर, और बट स्टिल, येट कुछ नहीं चाहिए, इवन दो कह दिया तो। और इवन दो और दो एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई इवन दो कह सकता है, कोई दो कह सकता है, कोई ऑल दो कह सकता है। राइट, ऑल दो का मतलब भी वही है, इवन लगा के थोड़ा और जोर दे रहे हैं ऑल दो पे। ठीक है, तो अब जैसे येट बहुत कंफ्यूज करता है। एक तो येट समय वाला होता है, जैसे अभी तक आया नहीं है वो। अच्छा, बोलना है। हाँ, he is not come yet. he hasn't Come yet.
ही हैजंट कम येट, ही हैजंट अराइव्ड येट। येट ये समय वाला है, अब तक हुआ नहीं है। एक येट होता है, वो भी हम कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, जोर देने के लिए कि दोनों में डिफरेंस है सिमिलैरिटी होते हुए। जैसे कि ये हल्का तो है लेकिन चलता तेज है। फीलिंग समझनी है, ये हल्का तो है लेकिन चलता तेज है। येट को इस्तेमाल करते समय यू नीड टू थिंक लॉजिकली, ऐसी भावना जिसमें आप ये बताना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन तो कुछ और है लेकिन उसका उलट हो रहा है। जैसे हल्का है तो ऑब्वियस सी बात है काम भी हल्का ही करना चाहिए, लेकिन हम इसमें फीलिंग ये दे रहे हैं भले हल्का है लेकिन उसका उलट काम तेज कर रहा है। तो ऐसी वाली फीलिंग, जिस फीलिंग में हम ये भावनात्मक तौर से ये बताना चाहते हैं कि भाई इसका उलट हो रहा है, तो येट कह देते हैं, वरना बट भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को इवन दो से स्टार्ट कर दूंगा तो येट बट लग ही नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल। तो पहला वाला सेंटेंस कैसे कहूँगा, नॉर्मल कह दूंगा, दिस लैपटॉप इज लाइटर। लाइटर मतलब पहले वाले से का। दिस लैपटॉप इज लाइटर। हाँ बट हाँ सही। ओके, बट स्टिल वर्क हाँ faster. हाँ बट इट स्टिल वर्क्स फास्टर। बट लगाया कि लेकिन इट स्टिल वर्क्स फास्टर। ठीक है, स्टिल ओमिट किया जा सकता है, बट इट वर्क्स फास्टर। बट इट वर्क्स फास्टर, राइट। तो इसमें ऑल दो नहीं था, इसलिए हमने ये सिंपल कहा, दिस लैपटॉप इज लाइटर देन द प्रीवियस वन बट इट वर्क्स फास्टर। बट जो कहा हमने वो न्यूट्रल था, हल्का है लेकिन काम करता है। लेकिन इसी फीलिंग को मैं ऐसे बताना चाहूँ बिल्कुल उलट, एक्सपेक्टेशन के उलट है कि हल्का है लेकिन उलट इसके तेज काम करता है, तो बट की जगह कर दूंगा येट। इट वर्क मोर फास्टर देन योर इमेजिनेशन। देखो मोर और फास्टर दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि आर है ना, मोर में भी आर है और फास्टर में भी आर है। तो जिस भी वर्ड में ई आर लग जाता है उसमें मोर नहीं कहते, ऐसे नहीं कहेंगे मोर बेटर, डायरेक्ट कहेंगे बेटर। इट वर्क्स मोर फास्ट देन योर इमेजिनेशन। मोर फास्ट कहेंगे ही ना, फिर फास्टर है ना, वो सेकंड डिग्री फास्टर वर्ड है बना बनाया, तो मोर फास्ट नहीं करेंगे, राइट। हाँ तो लेट्स गेट बैक टू येट। येट ऐसी जगह पे कहेंगे जैसे मान के चलो कि है तो हल्का, अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है हल्का है तो यानी सीधी सी बात है काम भी हल्का करना चाहिए, लेकिन मैं उलट बता रहा हूँ चलता तेज है। दिस लैपटॉप इज लाइटर, दिस लैपटॉप इज लाइटर येट वर्क्स फास्टर। वर्क फास्टर। येट जैसी लगाया तो मैंने बट वाली जो फीलिंग ना कह के वो येट में चली गई। येट में कह दी कि ऐसा मत समझना उलट है उसका। तो जब भी आपको ये बताना पड़े उलट है, एक्सपेक्टेशन से भी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड है, पहले वाले क्लॉज का बिल्कुल उलट है तो येट, और बट का मतलब है लेकिन, वो न्यूट्रल बिल्कुल लेकिन ही है, बट का मतलब तो है। तो येट हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे मान के चलो कि तुम दिखती तो स्मार्ट हो लेकिन हो बिल्कुल डम्ब। अब कोई बंदा स्मार्ट दिखता है तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना भी चाहिए स्मार्ट, लेकिन हो बिल्कुल उलट। यू लुक स्मार्ट, you look smart yet you are dumb. Got the point? I'm like you. और अच्छा अगर इसमें मैं ये कहूँ यू लुक स्मार्ट बट यू आर डम्ब, तो बट में वो वाली उलट वाली फीलिंग नहीं आई, सेंटेंस ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। You look smart yet you are dumb. Yet you are dumb में ये आ गया कि जो एक्सपेक्टेशन हो रहा था उसका उलट, एक क्लॉज जो है दूसरे से उलट होता है तो हम येट कह देते हैं। बट का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं इवन दो यू लुक स्मार्ट बट यू लुक डम्ब, बताओ इसमें क्या सही है या गलत है? इवन दो से स्टार्ट कर दिया, इवन दो के बाद बट स्टिल है ना, नहीं लगता। इवन दो ऑल दो जब कह दिया हमने तो फिर हमें दूसरे वाले सेंटेंस में ये चीजें नहीं चाहिए। ये चीजें तब चाहिए दूसरे में जब पहले में नहीं कहा है। ऐसे कह दिया बैठे बैठे अचानक से याद आ गया कि यार आई हैव ईटन फूड, खा लिया मैंने। अब कहना है कि मैं और भी मोमोज खा सकता हूँ, बट आई स्टिल कैन हैव मोमोज। हाँ बट आई स्टिल कैन हैव मोमोज है। अब डिस्पाइट पे आते हैं, डिस्पाइट है इंस्पाइट ऑफ है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मिनट लूँगा मैं आपका, उसके बाद में आपको ये जो 10% इससे मान के चलिए अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है उससे मिलेगा 100%। सबसे पहले अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 10 बजे
हमारा एक वीडियो अपलोड होता है, जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस, राइट। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक करने के बाद में आपको कहीं पर भी वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, इट विल बी अ फेवर टू अस। तो लाइक करके हाइप ढूंढना है और हाइप ज़रूर करना है, राइट। और आपके लिए आप ना हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव क्लासेस अटेंड करिए, यू विल सी द मैजिक विद इन 15 डेज। प्रैक्टिस ग्रुप्स का फ़ायदा क्या है, वहाँ पे पूरे दिन रियल टाइम में बातें होती रहती हैं। तो जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे यू विल थिंक लॉजिकली इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी एंड ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश बिफोर यू स्पीक, राइट। हम जब हिंदी से इंग्लिश मिलान करते हैं वही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। तो वहाँ पर जब आप जोड़ेंगे 24 घंटे, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में 200-300 लोग होते हैं, 24 घंटे कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। कभी कोई डिस्पाइट ऑल्दो डिस्कस कर रहे हैं, कभी वुड के सारे यूज डिस्कस कर रहे हैं, कभी नॉर्मल ओनली इंग्लिश ग्रुप में जोड़ेंगे सिर्फ इंग्लिश में ही बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत कुछ आना ज़रूरी है, मानो आपको कुछ भी नहीं आता, तो अगर आप ईयरफोन लगा करके 3 घंटे कॉन्वर्सेशन सुन लेंगे, नॉट कंटिन्यूसली, 10 मिनट, आधे घंटे बाद, थोड़ी देर बाद, तो आप कहेंगे कि यार वर्ड्स भी वही हैं, ग्रामर भी वही है, बस अलग अलग तरीके से बातों को कहने के लिए यूज़ हो रही है। क्योंकि 35 वर्ड्स होते हैं मात्र ग्रामर के, इवन दो, स्टिल, डिस्पाइट, कुड, वुड, शुड, हैव, हैज़, हैड, 35, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, वही 35 घुमा रहा हूँ, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, राइट। और 300 रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको मास्टर करने के लिए यू नीड टू टॉक एंड लिसन टू इंग्लिश इन रियल टाइम। बातें करो, रियल टाइम में सुनो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बोलने की प्रैक्टिस बोल बोल के होगी। 2 बार होती है दिन में लाइव क्लासेस। कॉन्वर्सेशन में कुछ समझ नहीं आया वहीं रुक के पूछ लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कुछ डाउट रह गया अपने सेंटेंस को लेके, तो हम लाइव क्लासेस में इकट्ठा होते हैं, उन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझते हैं, उनके बेसिस पे और सेंटेंसेस बनाते हैं। 15 दिन इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। ग्रामर और कंसेप्ट 15 दिन में समझ में आ जाएंगे। बोलने की आदत डालनी ही पड़ेगी। बहुत सारे फ्रेसेस होते हैं जिनका कोई ग्रामर नहीं है, स्टैंडर्ड ग्रामर रूल को फॉलो नहीं करते, वो सुन सुन के सीखने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस 24/7 मिलेगी, अनलिमिटेड, बहुत ही सस्ता ऑल इन वन पैकेज है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक, राइट। आप कहाँ पर थे? डिस्पाइट पे थे। अब मैं वही मैंने कहा ना शुरू में कि एक वर्ड, एक बात 100 तरीके से कही जा सकती है। अब एक सेंटेंस लेते हैं, 100 तरीके से ही कहते हैं उसको। 100? हाँ, पूरे 100 तरीके से विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। जैसे ये कहूँ कि भले ही मुझे बुखार है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितने तरीके से? भले ही मुझे बुखार है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डिस्पाइट आई हैव अ फीवर, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो। देखो, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ हम हमेशा ING के साथ इस्तेमाल करते हैं। डिस्पाइट बीइंग सिक, डिस्पाइट का मतलब ऐसा समझ के चलो, आप ग्रामर प्ले नहीं करते हुए ज़्यादातर कैसे इस्तेमाल करेंगे, अवस्था बताएंगे किसी की। डिस्पाइट बीइंग सिक, डिस्पाइट बीइंग सिक, डिस्पाइट बीइंग रिच, डिस्पाइट बीइंग रिच, डिस्पाइट बीइंग डम्ब, डिस्पाइट बीइंग डम्ब। डिस्पाइट का मतलब हो गया बावजूद इस अवस्था के। सो डिस्पाइट बीइंग यंग, सॉरी, डिस्पाइट बीइंग डम्ब, डिस्पाइट बीइंग डम्ब, you still speak English well? You still speak English well? बताओ सही है या गलत है? Despite being young, you still speak English. Despite is still. नहीं आएगा, right? तो despite, although, even though, in spite of, इन चारों वर्ड्स के साथ, इन चारों का मतलब ऐसे समझ के चलो ये बहुत भारी भारी वर्ड्स हैं, इनके साथ फिर दूसरे वाले की जरूरत नहीं रह जाती है, राइट? भारी भारी। कितने किलो के? So despite being young, you are lazy. Despite being young, you are lazy. I'm lazy. अब कोई कहे in spite of, despite और in spite of are same, बस बोलने का तरीका है। Okay. है? In spite of being young, you are lazy. Yes, I am. है? इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। अब मैं कह दूं you are young, yet you are lazy. तो इसमें मैंने कौन सी वाली फीलिंग दी है कि यंग जैसे ही कहा, एक्सपेक्टेशन तो ये होनी चाहिए कि यू मस्ट बी एक्टिव, लेकिन उसका उलट यू आर लेजी, राइट? सो यू आर यंग येट यू आर लेजी। अब मैं कह दूं इवन दो यू आर यंग, आगे पूरा करो। Even though you are young, you lazy.
यू आर You are लेजी, lazy. राइट। इसमें स्टिल, येट, बट कुछ भी नहीं लगेगा। स्टिल, येट, स्टिल अलग है, स्टिल पे आते हैं। येट और बट कब लगेगा? जब सेंटेंस पहला वाला न्यूट्रली स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल स्टेटमेंट है, यू आर यंग बट यू आर लेजी, यू आर यंग येट यू आर लेजी। व्हाट द पॉइंट? तो चारों आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको पहले वाले सेंटेंस में जोर दे दो इंग्लिश में, ऐसा सोच के चलो, या तो पहले वाले में जोर दे दो या अगले वाले में जोर दे दो, तो रिडंडेंट हो गई नहीं, राइट। जैसे ये कह दूं कि भले मेरे पे पैसे नहीं है लेकिन मैं घूमने जरूर जाऊंगा। ठीक है, भले मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, मैं घूमने जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं नहीं मान रहा। I don't have money हाँ, yet. I will go to the market. I'll go out, I'll go out, है, मैं घूमने जाऊंगा। तो I don't have money yet जैसे कहा तो मतलब ये मम्मी वाली फीलिंग आ गई। मम्मी कहती है ना अक्सर कि उलट कर रहे हो बिल्कुल, है, न्यूट्रल होके नहीं कहती हैं, हर बात को कहती हैं ये है अवस्था, फिर भी बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। तो येट होता है उनके सेंटेंसेस में ज़्यादा, और कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो बट लगा देते हैं, वो न्यूट्रल होता है। स्टिल को यूज़ करने का देखो, स्टिल जो है वो हम अक्सर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कैजुअल कॉन्वर्सेशन में होता है, लेकिन स्टिल एक सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हम, कह देते हैं। जैसे मान के चलो मैं कहूँ यू आर यंग, यू आर स्टिल लेजी, यू आर यंग के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, यू आर स्टिल लेजी यानी अभी भी, वो समय वाला बावजूद वाला है, लेकिन एक सेंटेंस में नहीं होगा। पहले तो थी लेकिन अभी भी हूँ, बदली नहीं। हाँ, है नहीं, ऐसा वाला नहीं। तो स्टिल का मतलब है कि एक सेंटेंस में नहीं यूज होगा। जैसे येट और बट इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यंग बट यू आर लेजी ऐसे कह रहे हैं, तो स्टिल अगर यूज करना चाहते हैं तो अलग सेंटेंस बोलना पड़ेगा। यू आर यंग अलग है, ठीक है, यू आर स्टिल लेजी अलग है सेंटेंस, वो दोनों अलग है। हाँ, लगते सेम है। हाँ, कंट्रास्ट के लिए नहीं है वो, राइट। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। जैसे मान के चलो कि ग्रामर तो आती है, फिर भी सेंटेंस गलत बोलता हूँ। Despite knowing grammar, I'm speaking sentence incorrectly. Correct? You said it correctly. So despite knowing grammar, I speak sentences incorrectly. गलत तरीके से, right? ऐसे कह दूँ, even though I know grammar, I speak sentences incorrectly. अब यहाँ से शुरू कर दिया, I know grammar. पूरा I know करो। grammar, हाँ, yet I'm speaking sentence incorrectly. yet I am speaking sentences incorrectly. Right? Yet का मतलब है I know grammar का उलट वाली फीलिंग दे रहे हैं, ऐसे कह दो I know grammar but I end up saying incorrect sentences. End up मतलब हो जाता है टाइप। अच्छा, मतलब हो जाते हैं, हाँ, जानबूझ। हाँ, जानबूझ के नहीं। एंड अप मतलब कि जैसे कि अगर एक रूल सारे सेंटेंस पे लगाओगी, say this in English, If you apply one rule in every sentence, to every sentence. to every sentence, If you apply one rule to every sentence, गलत बोल ही डालोगी वाली, यानी कि फाइनली रिजल्ट ये हो जाएगा, you will end up saying incorrect sentences, right? तो you will end up का मतलब हो जाता है फाइनली इस अवस्था में होंगे या फाइनली ये कर देंगे। तो ये फ्रेसेस वगैरह जो हैं इनका कोई ग्रामर से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, ये रियल टाइम में सुनेंगे, ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड पिक कर लेता है एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम अननोइंगली। अननोइंगली मतलब बिना जाने हुए, आप रियलाइज भी नहीं करेंगे, आप अपने आप यूज करना शुरू कर देंगे। अनविलिंगली क्या होता है? अनविलिंगली होता है बेमन। अच्छा, ठीक है, अब समझ गई। विल मतलब होता है इच्छा, है, अननोइंगली नो था वो, बस रूट वर्ड्स जो है वो 35 ही होते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि हैविंग कहाँ लगेगा, बीइंग कहाँ लगेगा, ये नहीं सीखना है, ये सीखना है बी और हैव, ING ही है दोनों में जोड़ा हुआ। जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये हैं तब भी नहीं दे रही हो मुझे पैसे, 100 रुपये हैं मुझे तब भी पैसे नहीं दे रही तुम। 100 रुपये हैं तो मुझे तब भी पैसे नहीं दे रही। हाँ। You have 100 rupees but you still not giving me. हाँ, you have 100 rupees but you are still not giving me money. राइट? तुम मुझे फिर भी पैसे नहीं दे रही हो।
ये कहूँ कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तब भी पैसे मांगे जा रही हो। अच्छा, बदल गया, मांगने वाला हो गया। हाँ, डिस्पाइट यू हैव 100 रुपीज। डिस्पाइट के बाद रट्टा लगाओ, ING साउंड आना चाहिए। डिस्पाइट हैविंग 100 रुपीज। डिस्पाइट हैविंग 100 रुपीज, हाँ, you're asking for money. You're asking for money. I hope you got the point. और ये बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकली सोचना इम्पॉसिबल है। अभी आपने लॉजिक समझ लिया। अब कैसे समझ में आएगा? जब आप 10-20 बार सेंटेंस सुनेंगे, 10-20 बार रियल टाइम में बोलेंगे, तब आपको ये ऑटोमेटिकली आदत में आएगा। एंड द मोर यू स्पीक द बेटर यू अंडरस्टैंड। ये कॉमन सेंस की बात है कि हम कितना भी समझाएं, आप कितनी भी वीडियोस देख लो, लेकिन जब आप अपने मुंह से बोलेंगे उतनी ही बार आपको समझ आता चला जाएगा, अच्छा ये वाला वर्ड इस वजह से लग रहा है, राइट। आपके साथ में शायद ये वाली प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए वीडियोस देखते समय तो लगता है आ गया समझ में, लेकिन बोलते समय एकदम वो याद ही नहीं आता। तो आप कोशिश करो, आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ रियल टाइम में जब बोलेंगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार हर वर्ड का प्लेसमेंट और ग्रामर और बेटर समझ आता चला जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस, राइट। और इस सेशन के बारे में आप हमें प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।